पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये एक कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है ना। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बता दो कि कितनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। भैया किसी को याद है ये बात कि नहीं याद है? 1 2 3 4 कितनी खींची जा सकती? तो अगर तुम लोग को याद हो किसी को, ठीक है ना, तो हमने आपको बताया था कि यार देखो, अगर ये मान लो सर्किल है, अगर आपको इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो या तो पॉइंट इसके बाहर होगा कहीं भी, या तो पॉइंट इसके अंदर होगा, या मान लेते चलो एक इसी पर बिंदु है, वृत्त पर ही बिंदु है, और एक ऐसा है कि जब बिंदु कहां पर है, वृत्त के अंदर है। ठीक है, 3 केस हमने बना लिया आपको। जब क्या है, बिंदु बाहर है, दूसरा जब बिंदु वृत्त पर है, और तीसरा जब बिंदु क्या है, वृत्त के भीतर है। तो अगर बिंदु वृत्त के बाहर है, तो कितनी रेखाएं खींच पाओगे आप? देखो, जो इसको स्पर्श करती हुई निकल जाए, तो एक रेखा तो ये खींचोगे, ये स्पर्श करती हुई निकल गई छूते हुए, और एक ये छूते हुए निकल गई। तो आप 2 खींच सकते हो जो छूते हुए निकल जाए, ठीक है ना। मतलब वो वाला जो एक डायलॉग है ना कि मौत को छू के टक से वापस आ गया, मतलब छू के निकल जाना है बस, काटे ना। तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? सर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वो बिंदु वृत्त पर ही है तो सिर्फ आप 1 रेखा खींच सकते हो। अगर पॉइंट कहां पर है, वृत्त पर है, तो 1 रेखा खींच सकते हो। देखो यहां पर अगर आपने ऐसा खींचा तो ये इसको काट देगा, काटे नहीं, टच करते हुए निकल जाए, ठीक है ना, छूते हुए। और अगर कोई बिंदु वृत्त के भीतर है तो फिर तो ये इसको काटेगा ही काटेगा, बाकी कोई चांस नहीं है, तो वो छूते हुए निकलेगा नहीं। तो अगर वृत्त के बाहर है तो भैया 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। बिंदु वृत्त पर है, बिंदु कहां है, वृत्त पर है, तो 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। और अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो भैया आप 1 भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो, फिर आप लिखोगे 0 स्पर्शी, 0 स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यदि बिंदु वृत्त के बाहर है तो 2 स्पर्श रेखा, वृत्त पर है तो 1 स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर है तो 0 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलो लिखो इसको, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हो गया ना, ये कोई दिक्कत तो है नहीं? क्या दिक्कत है बताओ? देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि भैया बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी। अब सुनना जरा यहां पे भैया, देखो मान लो ये तुम्हारा एक्स अक्ष है और ये तुम्हारा वाई अक्ष है, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बतानी है हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दो कि मान लो ये कोई पॉइंट यहां पर है 3,4, बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है कि ये इधर एक्स पे कितना चला है, 3 मात्रक, कितना चला है। तो आप ये कहोगे ये इधर की तरफ गया है 3, ठीक है ना। अरे चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर की तरफ कितना गया है, 3 मात्रक, और इधर की तरफ कितना गया हुआ है, 4 मात्रक। तो अब आपसे मैं पूछूं कि भैया इस वाले पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, ये वाली होगी ना, और ये कितना है, कितना है भैया, ये 3 मात्रक है ना। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मात्रक। क्यों, 3 क्या है, एक्स वाला निर्देशांक है, क्या है। तो जब आपको वाई अक्ष से दूरी पूछे, ये हमेशा याद रखना भैया, अगर आपसे कभी क्या पूछे भैया, वाई अक्ष से दूरी पूछ ले, तो वाई अक्ष से दूरी हमेशा होगी एक्स मात्रक। हमेशा क्या याद रखना है, जो एक्स वाला निर्देशांक है, जिसे हम लोग भुज भी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रखना जो एक्स वाला निर्देशांक है, वाई अक्ष से दूरी। अगर तुमसे एक्स अक्ष से दूरी पूछ ले कभी, क्या पूछे भैया, एक्स अक्ष से दूरी, तो क्या याद रखना है, वाई मात्रक। क्या याद रखोगे, बात नहीं करना भैया, अपने को डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, बात मत करो। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ ले, ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, यहां से कितनी दूर है भैया ये पॉइंट, देखो ये 4 मात्रक है,
और ये 4 क्या है, y वाला निर्देशांक है। तो जब y से दूरी पूछेगा तो x वाला निर्देशांक, x से दूरी पूछेगा तो y वाला निर्देशांक, ये याद रखना। और अगर कभी मूल बिंदु से दूरी पूछ ले, किसी बिंदु की दूरी कहां से पूछे, मूल बिंदु से पूछे, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर इस पॉइंट का निर्देशांक मान लेते हैं क्या है, x कॉमा वाई है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका जवाब फिलहाल क्या हो जाएगा, वाई एक्स से दूरी x मात्र, x वाला निर्देशांक कितना है, 7 है, खत्म सब। वाई एक्स से पूछा है ना, तो y के लिए क्या करना है, x वाला, x से पूछा होता तो y वाला, बस इतना से दिमाग में याद रखना है, छाप हो गया है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फिर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो देखो क्या करो, जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करो। क्या दिया हुआ है, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो हमने काम ये किया कि साइन को उधर ले जाए तो क्या मिलेगा भैया, और क्यू को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, ये पी बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉस बटे साइन क्या होता है, तो ये कॉट थीटा का मान आ गया पी बटे क्यू आ गया। अब जरा सर्वसंख्या याद करो, 3 सर्वसंख्या थी त्रिकोणमिति की। पहली सर्वसंख्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या है भैया, इस पूरे को किससे डिवाइड कर दो, कॉस से, तो आपको क्या मिलता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी वाली मिलती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही मिलती है। तो आप यहां से हमें कॉसेक थीटा का मान चाहिए ना, तो यहां से एक बात बताओ, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां से फॉर्मूला देखो, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और स्क्वायर रूट लगेगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस, बस जाके वैल्यू रख दो यार, सर्वसंख्या याद रखनी थी खाली बस। कॉट थीटा का मान कितना है, पी बटे क्यू, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, ये इधर चला जाएगा तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। अब जब क्यू का स्क्वायर है बटे में ना, इसको रूट से बाहर कर दो तो ऊपर सिर्फ रूट बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरे का बटा क्यू। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भाई। अच्छा एक और तरीका था करने का, ठीक है, एक तरीका और था, अगर तुम्हें सर्वसंख्या नहीं याद है तो सेकंड मेथड देखो क्या करूं, कुछ नहीं भैया, देखो साइन पी साइन थीटा बराबर दिया हुआ है क्यू कॉस थीटा। तो एक काम करो, क्यू को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, पी बटे क्यू, अच्छा कॉस को इधर ले आओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे पी। अब जरा ध्यान दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा बराबर आ जाएगा क्यू बटे पी, ठीक। अब एक काम ये करना कि भैया आप ये बनाओ समकोण त्रिभुज, ये मान लेते हैं क्या है, कोण थीटा है, तो लंब बटे आधार ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, तो कर्ण कितना आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, आधार बटे कर्ण, सॉरी क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, यहां से भी कर सकते हो, है ना। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे, तो जो मेथड तुम्हें सही लगे वो कर लो। मुझे पर्सनली ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है भैया, मुझे तो पता है ना कि ये होगा, तुम तो निकालोगे भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तुम करोगे ना, ये हमको थोड़ी रटा हुआ है, रटा है, अरे मतलब वो देख के लग गया था कि भैया ये पी है ये क्यू है, तो अंडर रूट वही लिखेंगे ना। हाँ तो ये तुम्हारा सेकंड मेथड है और ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड है। उम्मीद करते हैं तीनों की तीनों सर्वसंख्या याद होगी यार, याद है सबको पंडित जी, याद है कि नहीं याद है। चलो देखो अगला सवाल भी एकदम से सीपीसी सवाल है, अब आप सबको पता है कि सीपीसी क्या होता है नहीं, पर दिखने में खतरनाक लग रहा है, ठीक है भैया। कहां से कहां तक बताना है, कह रहा है कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, ऐसे करते 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 कहां तक जाना है भैया, 10 88 डिग्री 10 89 डिग्री तक जाना है। मैं सच बता रहा हूं, इसका आंसर एक आएगा। अब कैसे आएगा वो देखो, देखते पता चलेगा। देखो टोटल 1 से लेकर के 89 टर्म है, 89 भाई, 1 से लेकर 89 तक 89 है। अच्छा इसका एकदम बीच वाला क्या होगा, 1 से 89 तक की संख्या है, हमें अगर बीच वाली संख्या निकालनी है कैसे निकालोगे,
बीच वाली संख्या, पहला प्लस अंतिम को 2 से भाग दे दो, 45 बीच वाली संख्या आएगी, तो tan 45 को रोक लो, और tan 45 का मान कितना होता है, खत्म। अब ये कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ कि जो ये tan 1 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे tan 89 डिग्री लिखा हुआ है, तो भैया tan 89 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 - 1 लिख सकते हैं, और tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। और जब आप tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री क्या होता है सर, tan का उल्टा होता है, तो ये कट जाएगा, समझ आई बात। ऐसे जब इसका tan 2 लोगे तो tan 88 कट जाएगा, 90 - 2 करोगे, tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ऐसे tan 3 वाला किससे कटेगा, tan 87 से, tan 4 वाला tan 86 से, ये सब कट जाएंगे, बचेगा एकमात्र कौन, tan 45 बचेगा, और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। दिखने में खतरनाक लग रहा है, समझ आया क्या किया हमने, सिर्फ हमने पहली वाली टर्म को पकड़ा और आखिरी वाली टर्म को पकड़ा, ये कट के 1 आ गया। ऐसे दूसरी वाली को पकड़ोगे और लास्ट से दूसरी वाली को पकड़ोगे, तो ये भी भैया tan 2 डिग्री, इसको क्या लिखोगे, tan 88 को, ठीक है, tan 90 - 2 डिग्री। अब ये tan 2 डिग्री लिखा हुआ है इंटू tan 90 - थीटा cot थीटा, तो ये क्या बनेगा, cot 2 डिग्री। तो tan 2 डिग्री इंटू में ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, ये फिर कट जाएगा, है ना, समझ गए बात को। तो ऐसे ही बाकी सब कट जाएंगे, केवल कौन बचेगा भैया, tan 45 बचेगा, और tan 45 का मान होता है 1, इसलिए आंसर हो जाएगा 1। आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीखो पहले। कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि हमें जब बात कर रहा है भैया मूल बराबर है, मूल वास्तविक है, इन चीजों की जब बात आती है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, विविक्तिकर निकालते हैं। क्या करते हैं भैया, विविक्तिकर निकालते हैं। बहुत ध्यान से इधर देखो, डिस्क्रिमिनेंट डी से बोलते हैं, और डी निकालने का तरीका होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या है तुम्हारे पास में, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कुछ ax² + bx + c = 0, तो इसके लिए विविक्तिकर निकालने का तरीका क्या है, d बराबर b² - 4ac। अब 3 चीजें हो सकती हैं, आपने d का मान निकालना, या तो ये 0 से बड़ा आएगा, या तो ये 0 के बराबर होगा, और या तो फिर ये 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे भैया, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि d का मान परिमेय आया है या अपरिमेय आया है, ठीक है ना। तो परिमेय आएगा तो हम कहते हैं भैया पूर्ण वर्ग, सॉरी, अगर पूर्ण वर्ग आता है कोई d का मान, मान लो 16 आया, 25 आया, 36 आया, तो हम कहते हैं कि ये परिमेय होंगे, इसके मूल ना तो अपरिमेय होंगे, ठीक, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट इतना ध्यान रखो कि अगर d का मान 0 से बड़ा आया है तो मूल इसके वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। d का मान 0 आया है तो इसका मतलब इसके जो मूल है ना, वास्तविक तो होंगे पर अलग अलग नहीं होंगे, एक ही मूल होगा, मतलब समान होंगे। क्या होगा भैया, मूल वास्तविक और समान होगा। अगर छोटा है तो इसका मतलब यह है कि भैया मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो क्या है, फिर काल्पनिक है। तो ये 3 बातें याद रखनी है। कभी केस में क्या करना है आपको, विविक्तिकर निकालना है, डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं, डी बराबर b² - 4ac करेंगे, फिर देख लेंगे डी का मान क्या आ रहा है। तो अब इसने बोला हुआ है, क्वेश्चन में ही बोल दे कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब क्या है भैया, इसका विविक्तिकर क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। चूंकि क्या कह रहा भैया, मूल बराबर का मतलब समान है, कंफ्यूज मत हो जाना कि समान और बराबर अलग अलग है। तो b² - 4ac = 0, तो b² किसके बराबर होगा, 4ac के। रखो d का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4, a का मान कितना है 3, और c का मान कितना है -q। c का मान कितना है, तो 4 × 12, 5 का स्क्वायर 25 बराबर -12q, तो q बराबर आ जाएगा 25/-12। ऑप्शन क्या होगा, -25/। तो कितना बढ़िया सवाल है, आसान आसान से एकदम तुच्छ सवाल है, चरम पर चूरन है नहीं, लल्लन टाप सवाल। चलो छापो। हमें एक एपी दी हुई है कुछ इस कदर कि -62 -59 ... 7, 10 है ना। अब हमें ये कह रहा है कि इसका 11वां पद बताओ, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, चलो पंकज खड़े हो बताओ, समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला बताओ, जल्दी खड़े हो बताओ।
nवें पद का फार्मूला। जल्दी, क्या होगा? n-1 × d। अच्छा, और कोई? चलो तुम बताओ जल्दी। हाँ जल्दी। a प्लस n माइनस, जहां a क्या होता है भैया? a होता है प्रथम पद। a क्या होता है? प्रथम पद। n क्या होता है? पदों की संख्या। कौन सा पद निकालना है? समझ रहे बात को? d क्या होता है? d होता है सार्वंतर। कैसे निकालते हैं सार्वंतर, कोई बताओगे? अरे वाह 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 वाह। दूसरका माइनस पहिलका या तिसरका माइनस दूसरका, मतलब कौनों भी द्वि क्रमागत पद लेके घटा दो, लेकिन ध्यान रहे बाद वाले से पहले वाला घटाओ। ऐसा मत करना कि पहले वाले से बाद वाला घटा दो। तो ये हमारा हो जाएगा पहला दूसरा पद माइनस पहला पद। अच्छा, तो हमें 11वां पद पूछ रहा है, तो n का मान रखो यहां पर। देखो जरा सवाल में, ये तो तुम्हारा हो गया फार्मूला, ठीक है। सवाल में देखो एपी क्या दी हुई है भैया? -62 -59 डॉट 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 जो भी दिया छोड़ो। हाँ, तो ए का मान कितना है सर? -62। डी का मान दूसर का माइनस पहिल का, तो -59 माइनस -62। तो डी का मान कहा है जी? -59 माइनस माइनस प्लस 62। 62 से 59 घटेबो कितना बची? तो डी का मान +3 आवा, ध्यान रखो भैया। हाँ, गलती ना हो पाए। तो भैया 11वां पद पूछ रहा है तुमसे, तो निकालो। ए 11 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस 1d, यही होगा। ए कितना है? -62 प्लस 11 में से 10 गवा, 1 गवा 10 बचा। डी का मान है 3, तो -62 प्लस 30 कितना बचा भैया? -32। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये बताओ, यही क्वेश्चन हम अगर तुमसे कह दे अंत से 11वां पद, चलो क्या बताना है तुमको? अंत से 11वां पद बताओ, क्या करोगे? अंत से 11वां पद, तो सेम अंत से 11वां पद निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर? Rn बराबर ले लेते हैं l माइनस n माइनस 1। सेम है, जहां पर l क्या होता है? अंतिम पद होता है, ठीक। तो निकाल लो एक बार के लिए। तो R11 बराबर अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 10 माइनस n का मान कितना है भैया? 11 माइनस 1। डी का मान कितना दिया हुआ है? 3, है ना। तो 10 माइनस, एक 11 में से जाएगा 10, 10 दिया 30, ये तो बचेगा। और 30 में से 10 जाए तो अंत से 11वां पद कौन सा होगा? -20 होगा। बस इतनी बातें याद रखनी है। बस यही आपसे पूछ भी सकता है भैया, शुरू से पूछेगा तो ये फार्मूला, अंत से पूछ रहा है तो भैया ये फार्मूला। बस ये ध्यान रखो, शुरू से पूछेगा तो प्लस लगेगा, यहां माइनस लगेगा, ठीक है। इसमें पहला पद लेते हैं और इसमें अंतिम पद लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस आता है। चलो छापो जल्दी। देखो इस सवाल को बड़े ध्यान से, कुछ बातें सुनो। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आखिरी चैप्टर जिसका नाम क्या है? प्रायिकता से लिया गया है। पहली बात, कहां से लिया गया क्वेश्चन है? आखिरी चैप्टर प्रायिकता से लिया गया है क्वेश्चन। प्रायिकता में हमने 2 चीजें पढ़ी, कुछ बातें जरा ध्यान से सुनो। प्रायिकता, किसी भी घटना की अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता निकालने का तरीका ये होता है कि नीचे तो हम लोग लिखते हैं कुल संभावनाएं कितनी है। नीचे क्या लिखते हैं भैया? कुल संभावनाएं कितनी है। और ऊपर हम लिखते हैं हमारे लिए हमारे काम की कितनी है, अनुकूल संभावनाएं। ऊपर क्या लिखते हैं भैया? जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा भैया तुमने एक सिक्का उछाला, अब टॉस तुम जीतना चाहते हो और तुमने बोला भैया सिक्का उछालने पर हेड हो। अब तुम्हारे टॉस जीतने की प्रायिकता कितनी है भैया? आपने सिक्का उछाला तो संभावनाएं कितनी है? 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। तो आपको हेड की अगर प्रायिकता चाहिए कि भैया हेड हमें चाहिए, तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 2। आपको क्या चाहिए? हेड। भैया एक सिक्का उछाला तो हेड आने का चांस कितना है? एक ही चांस है ना। तो अपने काम की कितनी है? 1/2। तो भैया आपकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 यानी आधा, यानी हाफ चांस से तुम्हारा हेड आएगा, हाफ चांस से तुम्हारा टेल आएगा। कहानी खत्म। समझ आई बात? तो ये हमारे पास में तरीका है। अनुकूल संभावना मतलब अपने काम वाली कितनी है, बाकी समय क्या मतलब भाई?
दुनिया में बहुत हो, क्या ही फर्क पड़ेगा। पंकज तो कह रहे 36 आएंगे 36 जाएंगे, हमारे वाली तो हमारी मम्मी लाएंगे, तो उनको तो एक ही से मतलब है ना, जो अपनी होगी। तो हमें नहीं फर्क पड़ रहा है कितनी संभावना है। जैसे तुमने एक पासा फेंका, अब पासा फेंकने पर बोला कि ये सम संख्याओं की के लिए प्रायिकता बताओ। सुनो जरा ध्यान से, सीधे सुनते चलना भैया। हेलो, पूरी प्रायिकता 5 मिनट में खत्म कर देने वाले, टेंशन मत लो। तुमने एक पासा फेंका, अब तुमसे बोला कि ये बताओ सम संख्याओं के होने की प्रायिकता क्या है। तो जब पासा फेंकोगे तो कितनी संभावनाएं बनेंगे? कुल 6। या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो कुल संभावनाएं तुम्हारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी। तो भैया हमें क्या चाहिए? सम संख्या चाहिए। तो भैया कुल कितनी संभावनाएं? 6। हमारे काम की कितनी है? कितनी है? तो भैया प्रायिकता क्या होगी? 3/6। 3/6 का मतलब फिर से प्रायिकता कितनी आ गई? अब कहते, अब तुमसे ये कह देता कि हमें वह संख्याएं बताओ जिनका योगफल 90 अंश 90 सॉरी जिनका योगफल 9 आ जाए। हमें बताओ कि जो पासा मिले, पासे को हमने, अच्छा एक बार पे तो 9 आएगा नहीं, 2 पासा मान लो हमने फेंका। कितने पासे फेंके? 2 पासे। अब कह रहा है कि उन दोनों पासाओं पर वह नंबर्स आने की संभावना बताओ कि जिनको जोड़ने पर 90 आए, जैसे सॉरी 9 आ जाए। जैसे 1 पर 4 आया, 1 पे 5 आया, ठीक है। 1 पर 3 आया, 1 पर 6 आ गया, ठीक है। यही तो केस बनेंगे। तो 2 दूनी 4 केस बनेंगे टोटल। कितने केस? अच्छा 2 पासा फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी, ये कोई बता सकता हो? हाँ, अगर मैंने 2 पासे फेंके तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी? एनीबॉडी? हेलो, पीछे से 12। हाय, 36 बनेंगे। कितनी संभावनाएं होंगी अगर आपने 2 पासा फेंका? तो देखो जरा कैसे, भैया ये बातें याद रखो कैसे होंगे वो देखो। भैया तुमने पासा फेंका, पहले वाले पासे पर 1 आ गया, अब दूसरे वाले पर भी हो सकता है 1 आ जाए। एक केस, पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 3। कहां तक जा सकता है? पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो 6 संभावना तो यही बन गई। अब हो सकता है पहले वाले पासे पर 2 आ जाए, तो फिर अब दूसरे वाले पर भी ये 6 केस बनेंगे। तो 6 इधर बने, 6 इधर बने, तो ये कितने बनेंगे भैया? फिर 3 आ जाए तो फिर ये वाले 6 ले जाएंगे। पहले वाले पे 4 आ गया तो भी 6 आएगा, 5 आ गया तो भी 6 कैसे, और 6 आ गया तो भी। तो 6 6 6 6 लेकर के कितने बनेंगे? 36। तो एक बात दिमाग में रखना, एक पासा फेंकने पर संभावना 6, n पासे फेंको या n बार फेंको, दोनों बातें सेम है। 2 पासा फेंका या 1 पासा 2 बार फेंका, बात तो सेम है ना। तो अगर n पासे फेंके जा रहे हैं तो उसके लिए आप हमेशा याद रखना कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6 की पावर n। 3 बार फेंकोगे तो 36 छक्का 216, कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 216। पर ये 3 वाला तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं पूछे, वो 11th में मिलेगा तुमको। 3 बार फेंक रहे, 4 बार फेंक रहे, बढ़िया वाले प्रायिकता के सवाल वहां मिलेंगे, यहाँ तो तुच्चा सवाल मिलेंगे। 2 बार बहुत कम, वो भी ज्यादा से ज्यादा तुमको वो मिलेंगे ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन, कि ताश की गड्डी से अधेजा फेंट करके हमने 2 पत्ते निकाले, दोनों पत्ते हुक्म के हो या काला पान हो, इसकी क्या प्रायिकता है? या उन दोनों पत्तों में से एक चित्र आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? या एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो ताश के पत्तों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास रखा भी होगा, है नहीं? नहीं, अभी रखा है, टेंशन वाली बात नहीं है। आज खेला जाएगा सामने, आज हवेली पर है। चलो, तो हम लोग, तो भैया आप लोग भी देख लो यार, तुम लोग भी ताश वाश की जानकारी ले लो। अभी मत कहना मास्टर वाला सिखाई से यार, बेइज्जती हो जाएगी, चुप रहो। हाँ, तो ये समझ आई बात। तो अब जैसे सिक्का उछाल रहे, तो मान लो हमने 4 सिक्का फेंका, या मान लो हमने 1 सिक्का लिया, 3 बार उछाला, कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी? हाँ, 3 बार उछाला है, कुल कितनी संभावनाएं होंगी? उसके केस में भी याद रखो 2 की पावर n। क्या याद रखोगे भैया? सिक्के उछाले भैया, 1 सिक्का उछालेंगे तो 2 संभावना है, 2 उछालेंगे तो 4 संभावना होगी। कि भैया मान लो 4 संभावना कौन? पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल आ जाए। 2 सिक्का उछालने पर 4 संभावनाएं बनेंगी ना। अब यहां से तीसरा वाला भी चाहो तो बना लो, पर बनाने की जरूरत नहीं है। याद रख लो कि भैया कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, उसके पावर n, वहां से फेंके जा रहे हैं उसकी पावर n, तो यहां से आपको निकल के आएगा। फिलहाल अब हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, वो ध्यान रखना। फार्मूला याद रहेगा भैया?
कुल कितनी है और अपने काम की कितनी है। दूसरी बात कि प्रायिकता सदैव एक या एक से छोटी होगी। क्या होगी भैया? एक या एक से छोटी। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। कहां से कहां तक? यानी या तो प्रायिकता 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में होगी। मतलब 0 से कम यानी माइनस नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है, इसकी मतलब यह घटना नहीं होगी। अब भैया एक बात बताओ, तुमने एक पासा फेंका। क्या फेंका? एक पासा फेंका, और उस पासा फेंकने पर तुमने कहा हेड आने की प्रायिकता बताओ। ऐसा हो सकता है? भैया पासा फेंका तो कुल संभावना है तो 6 है, पर तुम्हें हेड चाहिए, तुम्हारे काम की कोई संभावना है उसमें? नहीं है। तो हमारे काम वाली चीज क्या होगी? 0। तो 0 बटे समथिंग क्या होता है? 0। तो भैया पासा फेंकने पर हेड तो नहीं आएगा ना, ये निश्चित है। तो वही कह रहा है कि अगर प्रायिकता 0 है तो उसका मतलब हो गया कि यह घटना हो ही नहीं सकती है, उसका चांस ही नहीं होने का। दूसरी बात, अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 है, 1 होने का मतलब क्या है कि यह घटना निश्चित तौर पर होगी। निश्चित तौर का मतलब होगी ही होगी, निर्धारित है, निश्चित तौर पर होगी। ये दिमाग में रखना। कैसे? ये मान लो तुमने एक सिक्का लिया, ये ऐसा तुमने एक पासा फेंका और तुमसे कहा गया कि भैया ये बताओ 10 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता क्या है। अब एक पासा फेंकोगे, 6 संभावनाएं हैं, 6 के 6 10 से छोटी हैं, तो वो हमारे काम के हो गए। 6 बटे 6 कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप पासा फेंकोगे तो कोई भी अंक आएगा वो तो 10 से छोटा ही रहेगा ना। समझ रहे बात को? कोई भी आपने पासा फेंका, जो भी अंक आएगा वो तो 10 से छोटा होगा। तो 10 से छोटा संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? 1 होगी। समझ गए बात को? कि भैया हम पासा फेंका तो कुल 6 संभावनाएं, कुल संभावनाएं 6। हमें कौन सी चाहिए? 10 से छोटी। और पासे पर तो 1 से लेकर के 6 तक ही होती है, तो 6 के 6 क्या है? हमारे काम की है। तो 6 बटे 6 कट के 1 आ गया, खत्म। तो अगर किसी घटना की प्रायिकता क्या आ गई? 0, इसका मतलब वो हो भी नहीं करेगी, हो ही नहीं सकती है। 1 आ गया, इसका मतलब वो घटना पक्का होगी, 100% लिखित है, ब्रह्मा ने लिख के दे दिया, ये होगा। ठीक। तीसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि भैया 2 भी चीजें हो सकती हैं, या तो घटना होगी या नहीं होगी। अगर घटना होगी, ठीक है ना, या फिर घटना ना हो, इनकी कुल प्रायिकता का योगफल सदैव 1 आता है। भैया जैसे आप मान लो कि एक सिक्का उछाला, अब हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो ना आने की प्रायिकता भी तो 1/2 ही होगी ना। तो 1/2 मिलके 1 आ जाएगा कि नहीं? तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल सदैव 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल सदैव 1 होता है, जो हमने यहां पर लिखा है। ठीक। अब इसी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। करे कि एक घटना, अब सवाल पे आ जाओ। ये बस यही इतनी प्रायिकता है, इतनी बातें आपको पता है तो प्रायिकता खत्म तुम्हारे लिए, बस। ठीक है। अब इस सवाल का हल देख लो जरा। हल देखो, हल क्या कहेगा। अब घटना के होने की प्रायिकता तुम्हें दिया हुआ है, तो ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस पीई हो जाएगी कि नहीं? तो घटा दो यार, जो दिया हुआ है 1 माइनस पीई, कितना दिया हुआ है? 0.05। घटाओगे तो कितना बचेगा? 0.95। खत्म। कुछ कुछ था थोड़ा ना यार उसमें, कुछ नहीं था, बस सिंपल सा सवाल था। तो भैया ये प्रायिकता हमने खत्म कर लिया। भैया समझ रहे हो गुरु? आज हमने आपको एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर दिया 5 मिनट में प्रायिकता। बस 2 ही चीजें याद रखना। पासा फेंका, एक पासा फेंका तो 6 कुल संभावनाएं बनेंगी, 2 फेंका तो 6 की पावर 2 यानी 36, 3 फेंका तो 216। सिक्के में भी वही कहानी है, एक सिक्का उछाला 2, 2 उछाला 4, 3 उछाला तो 8। ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।